गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में 11th क्लास फिजिक्स वर्क एनर्जी एंड पावर, उस फिजिक्स के 5 चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिजन। उस कॉलिजन में कॉलिजन का टाइप में इलास्टिक और इनइलास्टिक कॉलिजन। अब इलास्टिक और इनइलास्टिक 1 डायमेंशनल में भी होता है और 2 डायमेंशनल में। तो आज का जो टॉपिक है 1 डायमेंशनल इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक, आज का टॉपिक। चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरी बात ये कि चैनल में यदि आप स्टार्ट से लास्ट तक रहेंगे, इस टॉपिक को यदि समझना है तभी आपके समझ में आ पाएगा। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर देखने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो टॉपिक है 1 डायमेंशनल इन इलास्टिक कॉलिजन। ये 1 डायमेंशनल इन इलास्टिक कॉलिजन। अब कॉलिजन क्या होता है, इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, इनको जानने के लिए आप प्ले लिस्ट में इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। अब ये नहीं कि हम उसको आज फिर से यहाँ उतना ही बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बोल देते हैं। म्यूचुअल इंटरेक्शन यानी इंटरेक्शन बिटवीन 2 बॉडीज आर कॉल्ड कॉलिजन। कॉलिजन 2 टाइप्स का, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कंजर्व रहता है, इनइलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। बट टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व होती है। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है। तो पहले वाले में, इलास्टिक वाले में मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व। और इनइलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है और टोटल एनर्जी इसमें भी कंजर्व रहती है। तो आज का जो टॉपिक है 1 डायमेंशनल इनइलास्टिक कॉलिजन है। और इसमें हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि कॉलिजन की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज ग्रेटर दैन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन एंड एनर्जी लॉस इक्वल टू होगा एनर्जी बिफोर कॉलिजन माइनस एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो पहले तो 1 डायमेंशनल इनइलास्टिक कॉलिजन होता क्या है तो ये बता दें। when two bodies move in straight line, moving in straight line and after collision they collide। कॉलिजन के बाद दोनों क्या हो जाए, कोलाइज, एक साथ मिल जाए, मिलकर चलने लगे। ठीक है ना। when two bodies are moving in straight line and after collision they collide and move with same velocity, then it is called 1 डायमेंशनल इनइलास्टिक कॉलिजन। इसमें आपको क्या करना होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी तो बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी, और दोनों को एक दूसरे से डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो एनर्जी लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो पहले एक लाइन में हम लिखते हैं, लिखेंगे when two bodies moving in a straight line, when two bodies moving in straight line collide and after collision they collide, दोनों जुड़कर एक साथ। when two bodies moving in straight line collide and after collision they collide to
each other, then it is called one dimensional inelastic collision। ये यहाँ पर देखिए, हम एक ऑब्जेक्ट ये ले लिए, दूसरी ये ले लिए, इसका मास है m2 और इसका मास है m1, वेलोसिटी u2, वेलोसिटी u1, ये है बिफोर कॉलिजन। और बाद में ये m1 प्लस m2, अब वेलोसिटी यहाँ पर v, ये है आफ्टर कॉलिजन। ठीक, क्या कहा हमने? अब यहाँ पर देखिए, लेट टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 collide to each other and after collision दे कोलाइड के बाद दोनों कोलाइड हो जाती है, कोलीज हो जाती है, मीन से एक दूसरे से जुड़ जाना। ठीक है ना। अब वेलोसिटी बाद में क्या हो गई भी। अब यहाँ पर काइनेटिक मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा तो इस इन इलास्टिक में भी, तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन अलग से, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन अलग से, और दोनों में से देख के ये प्रूव कर देना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज ग्रेटर दैन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, जिससे कन्फर्म हो जाए कि एनर्जी लॉस होगा। और जब एनर्जी लॉस होगा तो एनर्जी लॉस के लिए बिफोर कॉलिजन एनर्जी माइनस आफ्टर कॉलिजन एनर्जी कर देंगे तो एनर्जी लॉस आ जाएगा। और जो एनर्जी लॉस होता है तो एनर्जी तो कभी लॉस होती ही नहीं है। दैट मीन्स ये हुआ कि इसमें जो एनर्जी की लॉस होगी, जो कमी होगी, वो लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डायग्राम के अकॉर्डिंग सब हम कुछ लिखेंगे। तो देखिए, let two bodies of masses m1 and m2 moving with velocity u1 and u2 where u1 is greater than u2। in a straight line collide and after collision they collides to each other and move with velocity v। ठीक। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, now by conservation of तो मोमेंटम
बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी m1u1 प्लस मास इंटू वेलोसिटी m2 u2 इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो मास तो दोनों मिलकर अब वेलोसिटी v। इससे यदि हम v की वैल्यू लाना चाहें तो m1u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2। ये कॉलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी यदि देखा जाए तो कॉलिजन के बाद वेलोसिटी जो होगी वो v होगी। कॉलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी? v। ठीक। अब यहाँ पर यदि हम ये मान कर चलें, यदि ये मान कर चलें कि बॉडी ऑफ मास m2 इज इन रेस्ट पोजीशन, यदि हम सेकेंड बॉडी को मान कर चलें कि वो रेस्ट में है, क्या है? रेस्ट में है, दैट मीन्स u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो थोड़ा सा कुछ टर्म और कम हो जाएंगे, उससे सॉल्व कर देते हैं। इफ बॉडी ऑफ मास m2 इज इन रेस्ट दैट इज u2 इक्वल टू 0, तो u2 की वैल्यू 0 रख देंगे तो यही हो जाएगा m1u1 अपान m1 प्लस m2। इसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व होने लगेगा आगे का टर्म, है ना। तो लगाए दे रहे हैं, देखिए इफ है इफ बॉडी ऑफ मास m2 इज इन रेस्ट दैट इज u2 इक्वल टू 0, देयरफॉर v इक्वल टू m1u1 अपान m1 प्लस m2। ये टर्म 0 हो गया, है ना। केस अप्लाई करे दे रहे हैं कि यदि मान कर चला जाए कि सेकंड बॉडी जो है m2 मास की बॉडी है वो रेस्ट पर होती, है ना। यदि रेस्ट पर ना लेंगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी, फिर K1 माइनस बिफोर कॉलिजन माइनस आफ्टर कॉलिजन एनर्जी को माइनस कर देंगे तो एनर्जी लॉस आ जाएगा। पर हम क्या करते हैं, सेकंड बॉडी को रेस्ट ले लेते हैं तो कुछ टर्म कम हो जाएंगे और उससे सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो ये रहा। अब काइनेटिक एनर्जी लाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। नाउ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन K1 इक्वल टू, तो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। अब यहाँ पर u2 को 0 कहा गया तो ये टर्म को 0 कर देते हैं, तो हाफ m1u1 स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन नंबर ये सेकंड है ना। u2 को 0 लेके चलते हैं तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बचा। एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, तो K2 इक्वल टू हाफ, और ये m1 प्लस m2 दोनों मिला के और ये वेलोसिटी स्क्वायर, तो हाफ ये m1 प्लस m2 और ये वेलोसिटी, ये वाली वैल्यू रख देते हैं, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1u1 अपान m1 प्लस m2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 1/2
m1 प्लस m2 और ये m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर और ये m1 प्लस m2 का अलग से स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल। ठीक है, ये भी की वैल्यू रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये आ गए हमको K2 की वैल्यू मिल गया, K2 की वैल्यू। ठीक है, क्या मिला यहाँ पर लिखे देते हैं, यानी K2 इक्वल टू हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपान m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, हमने बार बार बताया है कि सेकेंड बॉडी को रेस्ट पर लेके चल रहे हैं तो ये टर्म आ रहे हैं सब। यदि सेकेंड बॉडी को रेस्ट में नहीं लेके चलेंगे तो u2 वाला भी टर्म रहेगा। तो हमने कंडीशन लगा के थोड़ा कम कर दिया, छोटा स्टेप कर दिया और कुछ नहीं, और सब तरीका वही रहेगा। यदि हम ना करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना। तो ये कंबाइंड के बाद वेलोसिटी है, ये कोलिजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी है, ये कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी है। अब हम ये देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की हेल्प से ये देखेंगे कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यानी बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है कि आफ्टर कॉलिजन। तो सेकंड अपान यहाँ पर फर्स्ट अपान सेकंड सेकंड अपान थर्ड कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन को देख लीजिए, ये रहा K1 की वैल्यू, अच्छे से देखिए, और ये रहा K2 की वैल्यू। इन दोनों को एक दूसरे की हेल्प से हम दिखाएंगे कि K1 ग्रेटर है। तो इक्वेशन सेकंड अपान थर्ड कर लेते हैं हाल फिलहाल। तो डिवाइडिंग बाई इक्वेशन सेकंड बाई थर्ड, सीधे सीधे ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अपान थर्ड। तो K1 अपान K2 इक्वल टू, ये था हाफ m1 u1 स्क्वायर, और ये है हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपान m1 प्लस m2। अब देखो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, m1 से एक ठो m1 कैंसिल, ये टर्म ऊपर चला जाएगा। तो K1 अपान K2 इक्वल टू m1 प्लस m2 अपान ये रहा m1। ये है इक्वेशन 4। क्या किया हमने, क्या किया, बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी, बिफोर वाली एनर्जी में आफ्टर वाले को डिवाइड किया। तो K1 अपान K2 इक्वल टू, ये हम यहाँ इस स्टेज पर पहुँच गए। अब सिंस यहाँ पर m1 प्लस m2 जरूर ग्रेटर होगा किससे, m1 से, देयरफॉर K1 ग्रेटर होगा किससे, K2 से। और यहाँ से क्लियर हो गया कि एनर्जी का लॉस होगा। क्यों, क्योंकि बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है और आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी लेस है, दैट मीन्स एनर्जी का लॉस हुआ। ठीक है ना। Therefore, it is clear that energy loss in collision and this energy transformed into light, sound and heat। याद रखना क्या कहा हमने, इट इज क्लियर दैट एनर्जी लॉस इन इलास्टिक कॉलिजन
and this loss of energy transformed into light, sound and heat। ये जो लाइट एनर्जी का जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वे लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब लॉस ऑफ एनर्जी लाना है तो इन बिफोर माइनस आफ्टर। ठीक। now energy loss equal to kinetic energy before collision minus kinetic energy after collision, यानी K1 माइनस K2। अब K1 कितना था? हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपान m1 प्लस m2, ये रहा। ठीक। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर 1 माइनस और ये क्या हो जाएगा? m1 अपान m1 प्लस m2। ये कॉमन ले लिया तो 1 है, इसमें m1 भर बचेगा, तो हाफ m1 u1 और इसमें LCM m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 माइनस m1, ये इससे कैंसिल, तो हाफ m1 m2 u1 स्क्वायर अपान m1 प्लस m2, ये है एनर्जी लॉस का फार्मूला। ठीक है ना, ये एनर्जी लॉस का फार्मूला आ गया। लेकिन ये जो हमने सॉल्व किया है U2 सेकेंड बॉडी m2 मास वाले को रेस्ट में लिया है U2 इक्वल टू 0। यदि हम U2 को 0 नहीं लेते हैं तो उसके पहले वाला फार्मूला लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तब भी कुछ न कुछ आ ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहा एनर्जी लॉस का फार्मूला। ठीक है ना। क्या क्या किया हमने? एक बार क्या किया? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दिया कि तो वेलोसिटी आ गया आफ्टर कॉलिजन, फिर बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी, बिफोर माइनस आफ्टर कर दिया, एनर्जी लॉस का ये फार्मूला हो गया। लेकिन हमने जो स्पेशली फार्मूला लगाया है सेकंड बॉडी को रेस्ट में लिया है, दैट इज U2 इक्वल टू 0 पर लगाया है। यदि हम सेकंड बॉडी को रेस्ट पर नहीं लेंगे तो U2 0 नहीं होगा, तो उस का टर्म भी लगाएंगे, तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो कुछ फार्मूला में चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये एनर्जी लॉस, जो एनर्जी लॉस होती है मीन्स होता है एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वो एनर्जी जो है वो लाइट में हो सकती है, साउंड में हो सकती है और हीट में हो सकती है। तो ये रहा। ठीक है। और इसके आगे टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये बता दें, प्लेलिस्ट में 11th क्लास 12th क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पूरी फिजिक्स के वीडियो हैं, और एग्ज़ाम के दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उनका अलग से वीडियो है। सब कुछ इस चैनल में आप पा सकते हैं। पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा है ना। तो आप खुद पढ़ें, दूसरे को भी आप बता सकते हैं इस चैनल के बारे में कि पढ़े यानी बोर्ड के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से सब कुछ इसमें वीडियो में उपलब्ध है। थैंक यू।